ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो 5 चीजों की ऐसी जरूरत है जिसके बिना आप कॉन्टिन्यूअसली ग्रो नहीं कर सकते। हो सकता है लकी जंप मिल जाए आपको और आप ग्रो कर जाओ किसी भी फील्ड में, पर अगर आपको कॉन्टिन्यूअसली किसी चीज को लेके आप सीरियस हो और आप कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करना चाहते हो, तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा स्किल, चौथा स्ट्रेटजी और पांचवा हैबिट। आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है स्किल, चौथा है स्ट्रेटजी और पांचवा है हैबिट। अगर इन सब चीजों में एक चीज भी मिस हुई, एक चीज भी, 5 चीजों में अगर एक चीज भी मिस हुई, तो आप कॉन्टिन्यूअसली ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपको किसी फील्ड में कुछ करना है बड़ा, राइट? तो क्या करना होगा? सपोज कीजिए आप एज ए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई स्किल है, आपने सोचा कि यार, या कोई नॉलेज है, आपने सोचा इस नॉलेज को मैं शेयर करता हूं। अब अगर नॉलेज है और आपका एटीट्यूड उस चीज को लेके नहीं है, मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जिन्हें नॉलेज बहुत है, बहुत इन द सेंस बहुत नॉलेज है, पर जब हम बात करते हैं एटीट्यूड की, जब हम बात करते हैं स्किल की, जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जब हम बात करते हैं हैबिट की, तो उसमें वो चीजों की कमी है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। नॉलेज तो है, बहुत नॉलेज है, नॉलेज इतनी है कि शायद किसी को हो उस फील्ड की, पर वो स्ट्रेटेजी बनाना, एटीट्यूड नहीं है, उनको लगता है कि यार हो नहीं पाएगा। उनके पास कोई स्किल सेट, अगर उन पे नॉलेज है तो उसको स्किल सेट के द्वारा और डेवलप किया जा सकता है। जब डेवलप करोगे तो और उसमें निखार आएगा। वो अपनी स्किल सेट भी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमें तो बहुत नॉलेज है, अपनी हैबिट नहीं बनाना चाहते। सॉरी, राइट? अब हम बात करते हैं किसी बंदे के पास, कोई बंदे के पास क्या एटीट्यूड है, करना है, कुछ करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल मैं देखता हूं मार्केट में, वो एटीट्यूड बहुत है कि करना है कुछ, पर नॉलेज ही नहीं है। क्या वो कर सकते हैं? वो ऐसा है जैसे वैसी हवा में गुब्बारा फुला के छोड़ देते ना, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इट नॉट वर्क। ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि सिर्फ एटीट्यूड होने से कुछ नहीं होता, आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल भी सेट होना चाहिए। अगर स्किल नहीं है तो उसको अडॉप्ट करो, उसको सीखो, चाहे किसी कोच को हायर करो या पैसा खर्चा करो। इस पैसे को खर्चा करने का, इस एटीट्यूड मतलब जो आप कहीं कोचिंग लोगे या कहीं क्लास लोगे या उस स्किल को अच्छा करना चाहोगे, तो इस चीज की आपकी मेंटली तैयारी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये सब चीजें करनी पड़ेगी। एटीट्यूड तो है, करना है, पर आप कहीं पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हो कि फ्री में ही सब काम हो जाए। आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि 2 महीने बाद आप कहाँ जाओगे, 3 महीने बाद आप कहाँ जाओगे। आज आप किस लेवल पे हो, अपने आप को आपने क्या मार्क्स दिए हैं, बस सिर्फ एटीट्यूड बोल रहे हो कि एटीट्यूड, वो फेक एटीट्यूड। फिर बात करते हैं इसकी। अब आपने कोई काम सीख लिया, आपने कोई काम सीखा और आप उसमें काफी स्किलफुल हो, आपको पता है कि अच्छा है, नॉलेज भी अच्छी है, एटीट्यूड भी बढ़िया है, तीनों चीजें बढ़िया है। पर अब जब आपने जैसे ही बिजनेस में आपने कदम रखा, स्टार्ट किया, उसकी कुछ स्ट्रेटेजी रहती है, भाई ऐसा करें, क्योंकि ये दुनिया में कोई आपको नहीं बता सकता कि आप पे क्या चीज काम करेगी। आपने देखा होगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, इंजीनियरिंग कंपनीज में मैंने काम किया हुआ है, तो एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट बहुत सारे लोग होते हैं, पर कितने लोग ऐसे होते हैं जो सीईओ बनते हैं, एमडी बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं? कितने लोग ऐसे होते हैं? वेरी फ्यू। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको हो सकता है उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास एटीट्यूड भी है, उन्होंने स्किल भी सेट करा, पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। वो क्या, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, उनके पास ये तीनों चीजें और इतनी जबरदस्त है कि
उनका मुकाबला नहीं। मुझे याद है मेरे लास्ट कंपनी में एक शख्स हुआ करते थे, उनको लोग हमारी फील्ड की बुक बोलते थे कि ही इज अ बुक। उनके पास इतनी नॉलेज थी, इतनी नॉलेज थी कि शायद किसी के पास होगी। हर चीजों को उंगलियों पे गिन देते थे और वो करीब-करीब 58 ईयर्स के होंगे और 58 साल की उम्र तक इतनी नॉलेज, इतना स्किल सेट, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो शख्स कभी भी एमडी, मैनेजर या मैं बोलूं देसी भाषा में तो कमरे के अंदर नहीं बैठ पाए। कुछ दिनों के लिए बैठे थे पर फिर वो बाहर ही आ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, एटीट्यूड, स्ट्रेटजी, हैबिट और बहुत सारी चीजें। अगर उन सबको देखा जाए तो आपको पता चलेगा नॉलेज होने से, एटीट्यूड होने से, स्किल होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको लगता है कि यार मैं एमडी बनना चाहता हूं और ये कंपनी मुझे एमडी नहीं बना रही, तो कौन बोल रहा है छोड़ दो उस कंपनी को। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको पता है कि मैं कर सकता हूं, तो क्यों रुके हो उस कंपनी में? बताइए, क्यों नहीं छोड़ देते उस कंपनी को और दूसरी कंपनी में एमडी बन जाते या सीईओ बन जाते और लोगों को ट्रांसफॉर्म करो। फिर लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के ये मतलब आंसर होते हैं कि हम बनना ही नहीं चाहते, हम एमडी का हम हमें वो जॉब ही पसंद नहीं। क्या ये एक्चुअल में ऐसा है? और अगर एक्चुअल में ऐसा है तो अभी आप अगर एचओडी या कुछ और पोस्ट पे हो, आप 100 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, 100 लोगों को अपनी नॉलेज दे सकते हो। अगर आप एमडी बन जाते हो, आप सीईओ बन जाते हो, सोचिए आप कंपनी को कहां से कहां ले जा सकते हो। तो इसलिए स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है और बेहद जरूरी है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना कि पहले कहां जाना है, दोबारा कहां, अगले कदम आपका कहां होगा, तीसरा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप आज अपने कल को देख पा रहे हो, आपको पता है आप दिल्ली में बैठे हो और आपको देहरादून जाना है, तो आप देख पा रहे हो देहरादून, तो आप हर कदम पे उसको ट्रैक करोगे कि अभी हम 100 किलोमीटर आ गए हैं, अभी मेरठ आ गया, अभी अगला कदम आ गया। इस तरीके से अगर आप कार से जाते हो तो 6 घंटे में देहरादून पहुंच जाओ। अचानक कुछ नहीं, अगर आपको मेरठ पहुंचने में 4 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए, तो कैसे पहुंचोगे 6 घंटे? नहीं। तो आपके लिए इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे आप देहरादून जाते हो तो आप पूरी प्लानिंग करते हो कि भाई कैसे हम सुबह जाएंगे तो हम जाम में फंस जाएंगे, शाम को जाएंगे तो जाम लग जाएगा, अगर इस समय जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, इस समय नहीं जाएंगे तो 8 घंटे 10 घंटे लगेंगे। ये सारी स्ट्रेटेजी है, आपके पार्ट है, ये नॉर्मल जिंदगी में हम करते हैं। पर जब एज ए करियर बात आती है तो हम ये सब चीजें करना भूल जाते हैं। फिर आती है, अब आपने स्ट्रेटेजी भी बना ली, अब आपके पास 4 चीजें, पहला नॉलेज भी आपको आ गई, एटीट्यूड भी आ गया, आपको जो स्किल भी सेट है, आपकी स्ट्रेटेजी भी सेट है। अब हैबिट नहीं है आपके पास। हैबिट इन द सेंस, ये सब चीजें, चारों चीजें तो है, पर इसको आपको कॉन्टिन्यूसली चलाना है, 1-2 महीने नहीं, कई साल तक या कई महीनों तक आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम हैबिट। अब ये हैबिट आपको नहीं है, आपको नॉलेज भी आ गई, आपको एटीट्यूड भी आ गया, स्किल भी आ गया, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, पर उसको फॉलो करने के लिए एक पैटर्न पे हैबिट। जैसे आपको अगर दिल्ली से देहरादून जाना है तो आपको ये एक आदत मान लीजिए कि आपने कार चलाई तो कॉन्टिन्यूसली आप 6 घंटे तक कार चलाओगे, तब जाके आप देहरादून पहुंचोगे। अगर आपने सोचा कि छोड़ो यार अभी यहाँ रुक जाते 1 घंटे, अभी ऐसा करते हैं यहाँ से मुड़ जाते हैं, अभी ऐसा करते हैं दाएं मुड़ जाते हैं, अभी मेरठ पे ही बैठ जाते हैं, तो क्या ऐसे करके पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे तो पता नहीं 6 घंटे में पहुंचते हो, 10 घंटे में पहुंचते हो, 12 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन। तो ये 5 चीजें हमको डेवलप करनी पड़ेगी अगर हम कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हैं। राइट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। अब इसी चीज में जैसे तेजपाल जी ने पूछा मुझसे कि सर कैसे हम लीडरशिप के थ्रू अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप अपने आप पास लाओगे, अपने अपने अंदर लाओगे, तो धीरे धीरे करके आपके पास ये लीडरशिप स्किल भी आने लगेगी। भाई एज ए लीडर आपको करना क्या? एज ए लीडर आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है और लोगों को अपने साथ शामिल करना है।
आपको लोगों को लेके चलना है, ना कि अकेले करना। एज ए लीडर क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ग्रुप को साथ में लेके चलें। मुझे इसमें एक अब्दुल कलाम जी की बात याद आती है कि जब वो साइंटिस्ट थे और कुछ स्पेस का कुछ निर्माण कर रहे थे, तो जिसके साथ वो काम कर रहे थे, जिस बॉस के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना एक वाक्य शेयर किया था कि एक बार उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो मीडिया के सामने आके बताना था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया था, पर उनके बॉस ने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट फेल हुआ है, इसकी सारी 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 जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं मीडिया के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये सारी गलती मेरी है, और उन्होंने ऐसा किया। उस समय उन्हें वो बात समझ में नहीं आई, अब्दुल कलाम जी को। कुछ सालों के बाद फिर कोई प्रोजेक्ट था, या वो सेम प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बढ़िया तरीके से आपका सेट हुआ प्रोजेक्ट। मीडिया दोबारा से आई। जब मीडिया दोबारा से आई बताने के लिए भाई इतना बढ़िया कैसे प्रोजेक्ट आपने इसको जो है स्टार्ट कर दिया है। जब मीडिया आई तो उनका जो बॉस था, उन्होंने उनको अब्दुल जी को बोला कि आप अब जाइए आगे और ये बताइए कि कैसे आपने शुरू करा और ये सब काम आपने किया। दैट इज द एक्चुअल लीडरशिप। इसे कहते हैं एक्चुअल लीडरशिप, कि जब कोई काम गलत हो रहा है तो वो आपकी वजह से है, पर कोई अच्छा काम किया है तो आपकी जो टीम है उसने किया है। पर जनरली लोग इसको दूसरे पैटर्न में ले जाते हैं कि जब काम अच्छा हुआ है तो मैंने किया है, पर जब काम गलत हुआ है तो मेरी टीम ने काम गलत कर दिया। वो एक्चुअल में बहुत लॉन्ग रेस का लीडर नहीं होते। वो लोग हो सकता है कुछ टाइम में या लकी जंप मिल जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर एक्चुअल में जो लीडरशिप का बेस्ट क्वालिटी है वो ये है, लोगों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा एज ए लीडर। और आपको अपने कम्युनिकेशन पे तो जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग पे जबरदस्त तरीके से। एक बात बताइए, मुझे आज भी याद है जब हम किसी से सुनते थे स्कूल कॉलेज में कि नेताजी ने बोला था एक सभा में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात कोई नॉर्मल आदमी बोलता तो क्या चल जाता? शब्द ही है, पर शब्दों को किस तरीके से पेश किया जा रहा है, शब्दों को किस तरीके से बोला जा रहा है, आपकी उसके उन शब्दों के लिए भावना कैसी है, वो आपकी ऑडियंस को समझ में आता है और तब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आपको लीडर बनना है, अपने करियर को एक अलग मुकाम पे ले जाना है, आपको सोसाइटी में कोई आपको सम्मान पाना है, आपको पैसा कमाना है, और आपको अगर कुछ और भी करना है तो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू ही हो सकता है। राइट? अभी इसमें आपका भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। बताइए। दुर्गेश जी कुछ बोलना चाहते हैं या तेजपाल जी? तेजपाल जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, हो गया। राइट? आपको मिल गया आपका आंसर? जी सर। तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, और इस सब चीजों को सीखने के लिए आपको कोई मेंटोर की जरूरत है। या देखिए, दो तरीके से आदमी सीख सकता है। पहला, ट्राई करे, ट्राई करे, इधर करे उधर करे, बुक्स पढ़े, ये करे, तो इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर जी आप किसी, अब देखिए कोच भी दो तरीके के, अगर आप बात करें कोच की, तो कैसे कोच को हायर करें? अगर एक कोच ऐसा है जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, क्या आप उस कोच को हायर कर सकते हो? उसकी जो रेंज है, वो जो आपको पैसे बोलता है, या वो जो आपसे फी आपसे इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है, क्या वो आप कर सकते हैं? या एक ऐसा कोच जो आपके बजट में है? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। कुछ लोग बेस्ट को चुनते हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए मुझे बेस्ट ही चाहिए, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, चाहे मुझे कहीं से कुछ और लेना पड़े, पर मुझे बेस्ट चाहिए, मैं तो दूंगा। एक बंदा बोलता है यार ठीक है, बेस्ट तो बाद में देखेंगे,
पहले एक एटलीस्ट पता चल जाए कॉन्सेप्ट है क्या, उसके लिए बंदा एक नॉर्मल अपनी जो हैसियत के हिसाब से पे करता है और एक चीजें पता चलती है। और जिस तरीके से आप, और ये सब चीजें ना मैं आपको बी फ्रैंक बता देता हूँ, ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन का गेम है कहीं पे 2000 3000, लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, लाखों। जी जो लोग आज की डेट में करोड़ों कमा रहे हैं उन्होंने लाखों इन्वेस्ट ही किया हो अपने ऊपर, उस एटीट्यूड को, उस हैबिट को। ये सारी चीजें सीखी जा सकती है जो मैंने आपको बताई। इन सब के ऊपर कोई ना कोई बुक्स भी लिखी हुई। अब ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है कि वो अपनी लाइफ में चाहता क्या, राइट। जी बताइए, चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आ रहे हैं दुर्गेश जी, तैयार हो? हाँ जी दुर्गेश जी, तैयार हैं आप? आज आपसे शुरू करते हैं, राइट। ठीक है सर। चलिए जी, अपनी पोजीशन ले लीजिए। बैठे बैठे कर ले सर। नहीं, बैठे बैठे नहीं होगा सर। बैठे बैठे नहीं होगा। नहीं नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और 2 मिनट में मैं आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ग्रीन कार्ड, 2.5 मिनट पे येलो कार्ड, और आपका 3 मिनट में रेड कार्ड, राइट। आपका टाइम स्टार्ट होता है, जस्ट राइट, आपका टाइम स्टार्ट होता है दुर्गेश जी, स्टार्ट। मेरे भाइयों, आज हम अपने विषय में बताना चाह रहे हैं आप सभी को कि मैं दुर्गेश सेंगर एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के चेयरमैन हूं और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए हमने एक संगठन बनाया। मगर इसके बनाने से पहले हम आपको आज के 15-20 साल पहले ले जाते हैं कि एक छोटे से गांव, डिस्ट्रिक्ट औरैया के छोटे से गांव, एक गरीब परिवार से मेरा जन्म हुआ और देश प्रेम, देश के लिए कुछ करने के लिए जब हम देखते थे, हम सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप की जयंतियां पढ़ते थे और जो हमारे जो टीचर हुआ करते थे उस टाइम पे जब स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा करते थे, मेरे अंदर खून उबलता था। मुझे लगता था मुझे भी ऐसे ही करना है, मेरे बारे में भी चर्चा हो, मुझे भी ऐसा बनना। मगर उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ एक सिस्टम बना सके। मगर मैंने ये चर्चा करते रहे। लोग मुझे पागल बोलते थे कि तुम इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हो, तुम बहुत बोलते हो, तुम ये है, तुम वो हो, तुम पागल हो गए हो। लोगों ने चर्चा करना बंद नहीं किया, मगर हमने हमारी एक जिद थी कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं बढ़ता गया, गिरता रहा, गिरे उठे, गिरे उठे, अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, तमाम लोगों ने मेरे टांग भी खींची, मगर हम रुके नहीं। और हम हर दूसरे आदमी से सीखने का प्रयास करते रहे, आज मेरे पास में वो टैलेंट हो गया है कि आज लोग मेरी बात सुनते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, लोग मुझे गले लगाते हैं। और एक टाइम था जब हम अपनी बात किसी अधिकारी को बोलते थे, मुझे गालियां पड़ती थी, मेरा मनोबल गिराने की पूरी कोशिश की गई। और मुझे पता है कि जितने भी महापुरुष हुए होंगे, जितने लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाई है, जिन लोगों ने क्रांति इतिहास रचा है क्रांति के दम पे, उनको भी गिराया गया होगा मेरी तरह, क्योंकि तब भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं। अगर आप होपलेस हो गए या आप टूट गए तो ये आपको तोड़ेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो लोग कहेंगे नाकारा है, अगर आप कुछ कर लेंगे तो लोग कहेंगे गलत तरीके से पैसा कमाया है। हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि आप उठो, करो। लोगों का काम है कहना, आपका काम है आगे बढ़ना। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे नहीं आना। हमने ये करके दिखाया है। आज हम जिस जिस जगह जाते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, आदर के साथ लेते हैं और मुझसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम भी गुरु किसी को मानते थे, आज हमें बहुत लड़के गुरु मानते हैं। बहुत देश वक्त मुझसे कहते हैं सर मुझे कुछ सिखाइए, जबकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं करते। बस हमने अपने अंदर, जो मेरे अंदर देश प्रेम था, जो मुझे नहीं आता था, वो मैंने सीखा लोगों से और वो मैंने सिखाना शुरू किया। आज सभी जितने भी भ्रष्टाचारी है उनके अंदर दहशत है कि दुर्गेश सेंगर से बचो,
ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। भाइयों, आप भी आगे कर सकते हो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दुर्गे जी, बहुत बढ़िया। आपने जो है 3 मिनट और 11 सेकंड की स्पीच दी है, 3 मिनट और 11 सेकंड, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन जी इसमें आपने जो कार्ड शो कराया तो कार्ड शो नहीं हुए हैं? जो आपने कार्ड शो किए होंगे ना बीच में, कार्ड शो नहीं हुए, शायद हो सकता है दुर्गे सर को हुए हों। हाँ, इनको तो हुए नहीं होंगे। नहीं हुए, अच्छा हुए थे, ठीक हुए हुए। हाँ, ठीक। वो हो सकता है ये बोर्ड पे है ना, स्पीकर वाले बोर्ड पे, तो हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखा हो। हो सकता है। चलिए आप अपनी रेडी हो जाइए आप, तेजपाल जी। तो मैं भी थोड़ा हाँ हाँ राइट। चलिए, प्लीज वेलकम मिस्टर तेजपाल सिंह, स्टार्ट। दोस्तों मुझे याद है जब मैं लगभग 10-12 साल का था, उस समय मेरे जो दादाजी थे वो ढेर सारी गाय भैंस पालते थे। और दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं गांव का रहने वाला हूँ और आज भी गांव के अंदर रहता हूँ और गांव का नेचर मुझे अच्छा लगता है। वो क्या लगता है वो हम कभी बात करेंगे। तो उस समय मेरे दादाजी के पास ढेर सारी गाय भैंस हुआ करती थी और जब गाय भैंसों को वो जंगल के अंदर चराने लेके जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाया करता था। दोपहर तक मैं अपना स्कूल जाया करता था और स्कूल जाने के बाद उसके बाद में आके स्कूल से आने के बाद अपने दादाजी के साथ गाय भैंस चराने जाता था। उस समय दोस्तों मुझे अपने दादाजी के साथ जो रहने का मौका मिला, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और वो चीजें दोस्तों लगभग ये तो काफी सालों के पहले की बात है और वो चीजें आज मुझे महसूस हो रही है कि हाँ मेरे दादाजी बिल्कुल सही बोला करते। और उस समय मुझे वो कहानियां सुनाया करते थे, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, यानी जितने भी महान पुरुष हमारे देश के अंदर हुए उनकी जीवनियां मुझे सुनाते थे। तो उनकी जीवनियां जब मैं सुनता था, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि इन लोगों ने किस तरह से हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, है ना, जान की कुर्बानी दी। तो मुझे भी अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती थी कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए अपने देश के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिलसिला जो मेरा रहा अपने दादाजी के साथ, लगभग 5 से 6 साल लगातार मैं अपने दादाजी के साथ रहा। काफी कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। और मैं बात करता हूँ अभी 99 की, जब कारगिल युद्ध चल रहा था हमारा देश का, पाकिस्तान का। उस समय क्या हुआ, टीवी पर कुछ सीरियल्स आते थे, हो सकता है आपने भी देखे हो, जैसे परमवीर चक्र विजेता हो गया, वीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, इस तरह के सीरियल्स आते थे टीवी के ऊपर। तो जब उन सीरियलों को मैं देखता था, उसमें इस तरह की कार्रवाई हुआ करती थी, जैसे हमारे देश के सेना के लोग उस ऊपर अटैक कर रहे हैं, बमबारी हो रही है ना। तो इस तरह की जब कार्रवाई होती थी तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि अब मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी फौज में भर्ती होना है। तो उस समय फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे फौज में भर्ती होना है। तो मैंने फिर अपने आप को तैयार किया, फिजिकल फिट किया, दौड़ लगाया और मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे फौज में भर्ती होना है, फौज के अंदर भर्ती होके ही रहूंगा। प्रैक्टिस करना शुरू किया और दोस्तों फिर जनवरी 2002 के अंदर मैं फौज के अंदर भर्ती हो गया। और भर्ती होने के बाद दोस्तों लगभग मैंने 9 महीने की वहां पर ट्रेनिंग की। 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों, और ट्रेनिंग इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी दोस्तों हम लोगों की, और उस ट्रेनिंग के अंदर ऐसे ऐसे दिन हमें देखने को मिले कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी लेकर डिसीजन लिया था कि मुझे फौज में भर्ती होना है। तो फिर ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद मैं चला गया अपनी मिलिट्री के अंदर, वहां पर मेरी पोस्टिंग आई। और पोस्टिंग दोस्तों मेरी ऐसी जगह आई, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग। और मैं ऐसी जगह पोस्टिंग गया जहां पर आतंकवाद था, बुरी तरह से आतंकवाद था। लेकिन आतंकवाद को दोस्तों झेलते हुए लगभग 2 से 2.5 साल मैं वहां पर रहा। 2 से 2.5 साल रहने के बाद काफी दिक्कतें सामने आई, बहुत कुछ दिक्कतों को झेला, लेकिन कोई नहीं, झेलते रहे। फिर सब ये पूरा सिलसिला दोस्तों 17 साल तक मेरे साथ चलता रहा। 17 साल मैंने फौज की नौकरी की और फौज की नौकरी करने के बाद दोस्तों मेरे अंदर एक अलग से आवाज आई कि यार मैंने देश के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, क्योंकि परिवार के अंदर मेरा कुछ आर्थिक स्थिति, कुछ कंडीशन खराब थी। फिर मैंने क्या किया, फौज को 17 साल करने के बाद फौज को मैंने छोड़ा। उसके बाद मैं फौज को छोड़कर आया। मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे कुछ एक ऐसा काम करना है जहां से मैं अपने परिवार को आगे लेके जा सकूं, आर्थिक आजादी ले सकूं, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकूं।
फिर मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री को चुना जहां से मैं अपनी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को वहां पर देखा जो नीचे से उठ कर आए थे और आज काफी उन्नति हो काफी आगे है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है। मैंने उसके अंदर काम करना शुरू किया और जब उसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर तो लीडरशिप होना जरूरी है, इसमें तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी मुझे अब सीखना है। तो इसके लिए फिर मैं नेट पे गया, गूगल मैंने सर्च किया, यूट्यूब मैंने देखा, तो फिर मेरी मुलाकात हुई सर से। सर को मैंने देखा, सुना, फिर सर का मैंने वेबिनार वहां पर अटेंड किया, फिर सर से बात किया और सर से बात करने के बाद फिर मैंने सर का अपना कोर्स अटेंड किया और कोर्स अटेंड करने के बाद दोस्तों आज मैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। आपने जो स्पीच बोली वो करीब करीब 4 मिनट और 30 सेकंड के आसपास की स्पीच। ये कुछ लंबी थी, मुझे पता था लंबी होगी आज। कोई दिक्कत नहीं, पूछिए क्यों। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पहली बार। टाइम ठीक है, 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा हुआ, पर आपने 1 मिनट बोला भी। मतलब पहले आप इस तरीके से नहीं, आप देखोगे आपकी अपनी पहली स्पीच और आज की स्पीच में जमीन आसमान का फर्क है। अभी आपने प्रॉपर तरीके से, मैं कई बार भूल रहा था कि क्योंकि मुझे बार बार स्टॉप वॉच देखनी पड़ती थी और बार बार ये कार्ड शो करना है, तो मैं कई बार ये मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये स्टॉप वॉच आगे ना चली जाए, क्योंकि मैं आपकी बातें सुनने में ही खो गया। दुर्गेश जी, आप जब इन्हें सुन रहे थे तो आपको क्या फील हो रहा था? आप कनेक्ट कर पा रहे थे? बताइए। अपना माइक ऑन कीजिए सर। हाँ जी, बताइए। नहीं, इन्होंने रियलिटी बताई है, तो जो रियल चीज होती है वो ऑटोमेटिक दिल और दिमाग में जाती है, दिल पे अटैक करती है, और जो बनावटी बातें होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं। अब जिन्होंने जो बात बताई रियल है, उनकी लाइफ का, इन्होंने कहाँ से, इन्होंने इनके अंदर देश भावना आई, इन्होंने पूरी कहानी बताई, उसके बाद तो अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी लगा। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा आपको, देखिए आपकी स्पीच की दमदार थी, सब कुछ बढ़िया था और हम खो भी गए थे। अभी आप अगर 1-2 मिनट और बोलते तो हम सुन रहे थे, मजा भी आ रहा था। पर आपने क्या किया, थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूंगा कि क्या होता है, जैसे कार चल रही है स्मूथली 40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे, उसपे एकदम से ब्रेक नहीं लगाते हैं। वो दिक्कत ये आ गई ना सर, आपने कार्ड दिखा दिया। आपने कार्ड दिखाया, फिर मैं सोचा फिर कट पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी जी। तो कभी भी अगर ऐसा है तो यही दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। आपकी अपनी थॉट, अपना पर्सपेक्टिव, आपके विचार, आपकी सोच एक लिमिटेड टाइम में लोगों के आगे रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी जी। मैंने बताया था ज्यादा बोलना बहुत आसान है जी मुश्किल है कम बोल के अपनी बात पहुंचाना। जी जी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक लेटर लिखो किसी को, तो आप 4-5 पन्ने भर दोगे, 10 पन्ने भी भर दोगे। पर मैं आपको बोलूं कि भैया ये 10 पन्नों की बातें एक ही पन्ने में लिख दे, तो फिर आपको टाइम लिखेगा। वो 10 पेज लिखने में टाइम नहीं लगेगा, 10 पेज तो लिख दोगे आप फटाफट, पर वो जो 10 पेज का मटेरियल है उसको एक पेज पे लेकर आना, इसमें टाइम लगेगा। इसमें चाहिए आपकी डेडिकेशन, इसमें चाहिए आपकी प्रैक्टिस, इसमें चाहिए ऐसे ऐसे शब्द जो आप यूज करें। अंडरस्टैंड? तो आपका ओवरऑल बढ़िया था, और बस सिर्फ थोड़ा सा एंड में एकदम से स्टॉप कर दिया। वो हम थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉपर तरीके से अगर हम आए तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, हम आने वाले सेशन में उसको भी कवर कर देंगे। क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है बोलने की। एक्चुअली हमने 4.5 मिनट बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। जी। अगर आप किसी को भी देखो या अपने आप को भी देखो, फर्स्ट डे अगर आप आए थे तो 4.5-5 मिनट अभी बोलना, और मुझे लग रहा है आप और भी बोल पाते। जी। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, राइट? हाँ जी, राजेश जी, आप बोलना चाहेंगे क्या? चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्टार्ट। मेरे भाइयों, आज हम आपको अपना परिचय देने आए हैं, अपने बारे में बताने आए हैं। एक बात मुझे याद है, सन 2002 जब हम 10th क्लास में थे, अपने छोटे से गांव और छोटे से विद्यालय में, मगर उस विद्यालय में टीचर बहुत ही हुआ करते थे। किसी ने मुझे नहीं पहचाना, मगर मेरे टीचरों ने मुझे पहचाना और उन्हें लगा
कि ये लड़का आगे जाके कुछ बन सकता है। उन्होंने मुझे करेज किया, कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने बताया कि गलत काम नहीं करना, आगे बढ़ते रहना, किसी के बातों में नहीं आना, नशा नहीं करना, भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचारी है उनका विरोध करना, मगर कभी भी आप उनसे गलत तरीके से लड़ना नहीं, कानून का कभी भी कानून हाथ में नहीं लेना और कानून का हर हमेशा पालन करना। मुझे समझाते थे, मैं भी समझता था, मगर एक सिंपल से टीचर हुआ करते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे मगर मुझे उनकी बात अच्छी लगती थी। मैंने उसे अपने दिमाग में रखा और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब हमने नशा का विरोध करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि वैसे भी बिना नशा वाले भी मर रहे हैं, बिना नशा वालों के भी एक्सीडेंट होते हैं, तो तुम कौन सा चीज कोई ऐसा रॉकेट साइंस लेकर आए हो जो आपके कहने पे लोग नशा छोड़ देंगे। मगर मैंने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, हमने छोड़ दिया उनके कहने पे या हम नहीं करेंगे उनके कहने पे, तो हमारे कहने पे भी लोग मानेंगे। हम 100 से बोलेंगे तो एक तो मानेगा। हमने प्रयास करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वहां से आए, बड़े शहर दिल्ली में आए, दिल्ली में मैंने काम स्टार्ट किया। मगर काम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपना रोजी रोटी भी कमाना था, परिवार भी चलाना था, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। मैंने काम स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, अपना संगठन रजिस्टर्ड कराया सन 2008 में और धीरे-धीरे इस पे काम करते लोग मुझे गिराते रहे, हम उठते रहे क्योंकि मुझे गुरुजी की बात याद थी। आज जब हम उस मुकाम पे आ गए कि लोग मुझे कहने लगे कि आपका प्रयास, आप बहुत सफल हो गए, आपको कोई स्टैंड मिल गया, कैसे मिल गया? लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी मेहनत की, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी आगे आदमी बढ़ता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत संघर्ष से करना पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जो नशा रूपी रावण है उसे हाथ न लगाइए, नशा का विरोध करिए। हमारे देश आज नशा की चपेट में है। आप नशा मुक्त समाज की स्थापना करने में मेरा साथ दीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसी एक फौज तैयार करेंगे जो नशा के खिलाफ रोड पर आएगी और हमें नशा को छोड़ना है। नशा करने व्यापारी अपने आप नशा बेचना बंद कर देंगे। मेरे भाइयों, हमें गुरुजी ने बताया, हम आपको बता रहे हैं, आपके भी गुरुजी ने बताया होगा, मगर आपने नहीं माना। आप मानिए, विश्वास करिए, ये नशा बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही बेकार है। इससे पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। इसलिए नशा मुक्त समाज की स्थापना करना है। जय हिंद, जय भारत। ओके जी, गुड। आपने बोला 3 मिनट 38 सेकंड, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो पहले से थोड़ी बेटर हुई। अब इसमें और टेक्नोलॉजी जो यूज करिए आप ना, जो मैंने वीडियोस भेजी हैं, जो मेरे और लेक्चर हैं, या उनको अच्छे से और देखिए। और रीजन क्या सर, हम इसको अपनी ना, तैयारी नहीं कर रहे, मुझे क्या बोलना, ऑटोमेटिक ही। हाँ तो नहीं, वो तैयारी करनी पड़ेगी ना सर। अगर अच्छी डिलीवरी करनी है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, एक तो होता है बोलना और बोल दिया, एक होता है बोलिए तो लोग बंध जाएं आपकी बातों में, लोग सुने आपको। जो आपका मैसेज है, आप इतने अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत आंदोलन आपने चलाया हुआ है, तो इतने जबरदस्त शानदार जो टॉपिक पे अगर आप अच्छे से बोल पाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैला पाओगे कि कहीं भी किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कुछ इलीगल काम करने की जरूरत नहीं है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, राइट? पर इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए, अगर आपको 3 मिनट की स्पीच देनी है ना, मैंने बहुत आसान आसान तरीके आपको बता रखे, आपको बताए हुए हैं बहुत आसान आसान तरीके, जिनको थोड़ी सी अगर आप 15 मिनट प्रैक्टिस करो ना पर डे, 15 मिनट से रोजाना 15 मिनट, तो भी आपके अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तेजपाल जी, आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? अपना माइक ऑन कीजिए सर, माइक। सर प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। हाँ बस, नहीं फिर भी एक इनको आइडिया के लिए बताइए कितनी देर प्रैक्टिस करते हो आप?
जैसे आपने कल में मेरे को एक टास्क दिया था कि अपना बोलना है अपना लाइफ के Right, बारे में, लगभग 4 से 5 बार कम से कम समथिंग से प्रैक्टिस किया था इसको। देखिए इसलिए अभी इतना मतलब इस तरीके का बोला। अगर यही आप इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी जी आप यही स्पीच 10 स्पीच देने के बाद बोलो तो और अच्छी हो जाएगी। जी तो सारा सारा जो प्रैक्टिस और वो ट्रिक्स मैंने बता रखी है, कुछ नई चीज नहीं करनी। अगर इस प्रैक्टिस को जो मैंने आपको बता रखा है आप 15-20 मिनट डेली करो ना, तो भी एक आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है। और कुछ सीखना नहीं है ना, मतलब एक तो होता है आदमी 15 मिनट की जगह 1 घंटा कर रहा है, ये भी सीखना वो भी सीखना, ये भी, और कुछ सीख नहीं पा रहा। आपको गिनतियों पे बताए मैंने टिप्स, उन टिप्स को अच्छे से मेमोराइज करो और उनको यूज करिए। जब भी कभी बोलने का मौका मिलता है उन्हें यूज करो। जितना यूज करोगे माइंड में सब सेट हो जाएगा और जब भी कभी मौका मिलेगा वो सब अपने आप होते आएंगे। राइट राजेश जी, आपका माइक। जो कल हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली। आपने देखा होगा कि ऑफिस में या फिर आपकी क्लाइंट मीटिंग में, कहीं भी कोई मीटिंग चल रही है, राइट, जी और मीटिंग चलते चलते होस्ट ने आपसे कोई सवाल पूछा या कुछ भी चीज पूछा या आपने कोई आंसर दिया या कोई बात कहना चाह रहे हो, आप अपनी बात किस तरीके से बोले ताकि जो स्पीकर है उसे बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दे। तरीके हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली, कल हम इस पे बात करेंगे और मैं आपको कल इसके बारे में टिप्स दूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप आसानी से दूसरे को बिना बुरा लगे अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि देखिए कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना है कि भाई मेरी ये सोच है, और उसको रखने का एक तरीका है। जी अगर आप ऐसे ही बोल दोगे तो उसको वो चीज हर्ट भी हो सकती है कि यार ये तो बड़ा बदतमीज सा बंदा है। राइट, तो हम कल इस पे बात करेंगे और फिर कल हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। राइट, जी चलिए ठीक है फिर, गुड बाय।